का डाउटनेट पर क्या हालचाल है। हम बेटा यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन की, जिसमें हम बात कर रहे थे कौन से ऊतक की। बेटा हम पढ़ रहे थे संयोजी ऊतक। आज भी आगे कंटिन्यू करेंगे इसी ऊतक को, कौन से संयोजी ऊतक को। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए संयोजी ऊतक में मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी, जो एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि भूल जाते हम पढ़ते पढ़ते। संयोजी ऊतक को हर्टविग ने मीजनकाइम नाम दिया था, सबसे पहला बिंदु। इनकी उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म से होती है, दूसरा बिंदु। इनका कार्य क्या था? शरीर को सहारा देना, शरीर के भागों को जोड़े रखना, है ना। उसके साथ साथ परिसंचरण कराना, खाद्य पदार्थों का, गैसों का, अपशिष्ट पदार्थों का, है ना। इनका सिंपल सा कार्य था। फिर हमने बात करी ये ऊतक जो है ये तीन भागों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से तीन भाग होते हैं? सबसे पहले कोशिका। ये वो कोशिकाएं हैं जो एक तरल निकालती हैं, एक लिक्विड निकालती हैं, जिसमें मिलता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, हाइलोयूरोनिक अम्ल मिलता है। और साथ साथ यही कोशिका फाइबर भी निकालती है, तंतु भी निकालती है। ठीक है, कौन से फाइबर? कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर या रेटिकुलिन बोल देते हैं, या रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, ये निकालती है। कोशिकाएं कौन सी है? ये है सर। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक एक करके कोशिका पढ़ना स्टार्ट किया था कि ये कोशिका तंतु भी निकालेंगी और आधात्री भी बनाएंगी। फिर एक एक करके हमने कोशिकाएं पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट तंतु कोरक कोशिका फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइबर बनाती है ना, तंतुओं का निर्माण करती है, आधात्री का निर्माण करती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे ज्यादा संख्या में मिलती है, अनियमित आकृति की होती है। प्रोटीन निर्माण कर रही है, ये प्रोटीन के तंतु बना रही है और आधात्री बना रही है। ये अविभेदीकृत होती है। जब इनका विभेदीकरण होता है तो ये बदलती है किसमें? अस्थि की कोशिका, उपास्थि की कोशिका यानी ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट में। दूसरी कोशिका हमने पढ़ी मास्ट कोशिका। ये अमीबा आकृति की होती है, जिनके अंदर केंद्रक जो है एस आकृति का होता है। इनका कार्य था तीन प्रकार के रसायन निकालना। सबसे पहला हिस्टामिन, जो रक्त नलिकाओं को फैलाता है यानी वाहिनी प्रसारक होता है। दूसरा सेरोटोनिन, जो रक्त नलिकाओं को निचोड़ देता है, ये सिकोड़ देता है, संकुचन करता है, तो वाहिनी संकुचक होता है। और तीसरा था हमारा हेपेरिन, जो शरीर के अंदर जो थक्के बनते हैं रक्त के, उनको खत्म करने का कार्य करता है। तो ये तीन रसायन मास्ट कोशिका निकालती है। तीसरी कोशिका थी मैक्रोफेज, महाभक्षाणु कोशिका। ये बेटा इनमें जो केंद्रक जो है वो फली, सेम की फली या किडनी की शेप की आकृति का होता है। इनमें लाइसोसोम अत्यधिक मात्रा में होते हैं। इनका निर्माण मोनोसाइट से होता है। अब इनमें लाइसोसोम अत्यधिक क्यों थे? क्योंकि इनका मुख्य कार्य भक्षण करना होता है। ये जीवाणुओं का, विषाणुओं का, या जो मृत कोशिकाएं होती है या जो उनका मलबा जो होता है, उनका क्या कर देते हैं? ये भक्षण कर देते हैं। इनको हिस्टियोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य है भक्षण करना। नेक्स्ट, लीवर में जब ये मिलती हैं तो इनको हम कुफ्फर कोशिका बोलते हैं। अस्थि में जब मिलती है तो हम इनको ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया था। चौथी कोशिका हमने पढ़ी थी एडिपोसाइट्स, जिनको हमने वसा कोशिका बोला था। ये वसा का संचय करती हैं। दो प्रकार की होती है, श्वेत या भूरी, या एकल गोलिकीय या बहुगोलिकीय। क्या मीनिंग था कि ये हमारी एक वसा कोशिका है। इसके अंदर केंद्रक साइड में चला गया है, कोने में चला गया है, किनारे में चला गया है। ये केंद्रक क्यों चला गया था? क्योंकि वसा जो है, वसा की छोटी छोटी गोलिकाएं जो थी वो सारी फ्यूज्ड होकर एक बड़ी सी गोलिका बना दी है, बड़ी सी गोलिका बना दी है। इसका रंग कैसा होता है? ऐसी कोशिकाओं का सफेद होता है। इनको हम श्वेत वसा कोशिका बोलते हैं या एकल गोलिकीय कोशिका बोलते हैं। इनका रंग भूरा होता है और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे मिलते हैं और छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं। किसकी? वसाओं की गोलिकाएं मिलती हैं छोटी छोटी, तो ये बहुगोलिकीय होती हैं। ठीक है, कहां पर मिलती है? इनका मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन था और इनका मुख्य कार्य जो होता है वो एक ऊचालक की तरह कार्य करती हैं। कहां पर मिलती है? ये ब्लबर में मिलती है। ब्लबर क्या था? जो वेल होती है या सील होती है उनकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी सी स्तर होती है, वो यही होती है, एकल गोलिकीय या श्वेत वसा कोशिकाएं होती हैं। या ऊंट के अंदर जो यहाँ पर कुबड़ जो होता है, ऊंट का कुबड़ जिसको हम बोलते हैं, हम्प जो होता है, ठीक है, उसमें भी मिलती है। ये कहां पर मिलती है? नवजात शिशु में मिलती है। याद रखना, भूल ना जाइएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कुल मिलाकर आपने चार प्रकार की कोशिकाएं पढ़ ली थी यहाँ पर बेटा। ये चार प्रकार की कोशिका मैंने आपको बताई। सबसे पहले आपने फाइब्रोब्लास्ट पढ़ ली, मास्ट कोशिका पढ़ ली, मैक्रोफेज पढ़ ली, एडिपोसाइट पढ़ ली है। अब तीन कोशिका बच गई है, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा कोशिका, मीजनकाइमल सेल। आइए इनको पढ़ते हैं।
हाँ जी, नंबरिंग कैसे दी थी? ABCD दी थी, ठीक है। अब नंबरिंग आएगी ई। ABCD दी है ना, नंबरिंग जो हमने सातों को कैसे दी है? ABCD है ना, ये डी था ना, एडिपोसाइट जो थी डी था, तो डी के बाद ई। पांचवी जो कोशिका जो है उसका नाम है लिम्फोसाइट। अब बाकी जो बची हुई है ये आप सारी पढ़ चुके हैं। लिम्फोसाइट अंग्रेजी में भी क्या बोला जाता है? लिम्फोसाइट। ये आप पढ़ चुके हैं पूरी की पूरी है। मानव स्वास्थ्य और रोग जो चैप्टर है उसके अंदर ये ऑलरेडी आ चुकी है। कौन बेटा जी? हमारी लिम्फोसाइट। ठीक है, सीधा सीधा बिंदु दर बिंदु। सबसे पहला बिंदु बेटा, अमीबा आकृति की होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? अमीबा के समान होती है। कैसी आकृति होती है इनकी? अमीबा की आकृति के समान होती है। ठीक है, और इनमें एक बड़ा केंद्रक मिलता है। केंद्रक इनमें कैसा होता है? बड़ा आकृति का होता है। यानी अगर ये कोशिका कौन है? हमारी लिम्फोसाइट है, तो इसके अंदर एक बड़ा सा केंद्रक है। ठीक है जी, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। केंद्रक इनके अंदर बड़ा है। बड़ा केंद्रक है इनके अंदर, और आकार इनका अमीबा के समान है, अनिश्चित आकृति है। ठीक है जी। दूसरा बिंदु, इनका कार्य क्या है? बहुत सीधा सा, ये ये प्लाज्मा कोशिका में विभेदित होती हैं। कोशिका में विभेदित होती हैं, जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब ये समझ में नहीं आया सर ये क्या लिखा है। देखिए, आपको मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर याद आ रहा है? हाँ सर, पढ़ा था। क्या वहां पर आपको लिम्फोसाइट याद आ रही है? दो प्रकार की। यहां पर हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना हमने वहां पर ऑलरेडी पढ़ लिया है। याद कर, लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC थी। हाँ सर, लिम्फोसाइट कौन है? एक प्रकार है, WBC का प्रकार है। किसका प्रकार है? WBC का है। तो WBC का एक प्रकार है कौन? लिम्फोसाइट, है ना। और लिम्फोसाइट कितने प्रकार की थी? दो, एक बी लिम्फोसाइट थी, एक टी लिम्फोसाइट थी। याद आ रहा है? जिसमें से बी लिम्फोसाइट विभेदीकृत होकर क्या बनाई थी? याद कर, एक बनाई थी मेमोरी बी कोशिका और एक बनाई थी प्लाज्मा बी कोशिका। याद आ रहा है? और वही प्लाज्मा बी कोशिका को टी सहायक कोशिका ने, टी हेल्पर ने प्रेरित किया था क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी। तो यहाँ तो बस इस चैप्टर के अनुसार मैंने थोड़ी सी बात बता दी है, डिटेल में हम ऑलरेडी वहां पर पढ़ चुके हैं, है ना। तो अभी सिर्फ इतना सा, आकृति इनकी अमीबा के जैसी होती है, बड़ा सा केंद्रक होता है। इनका कार्य क्या होता है? प्लाज्मा कोशिका में बदलना होता है, जो आगे चलकर प्लाज्मा कोशिका प्रतिरक्षी का क्या करती है? निर्माण करती है। खत्म कर ला, इतनी सी बात है, सिंपल सा था ये। कितनी हो गई है? 5 हो गई है ये हमारी। छठी, प्लाज्मा कोशिका। अभी अभी नाम सुन लिया, प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा सेल। अभी अभी तुमने सुना भैया प्लाज्मा कोशिका के बारे में। हाँ जी, पहला बिंदु। हाँ भैया, प्लाज्मा कोशिका जो थी, अब ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज यहां पर बताऊंगा जो आप पहले नहीं जानते हैं, है ना। देखिए, प्लाज्मा कोशिका जो है उसको हम कार्ट व्हील कोशिका भी बोलते हैं। याद रखना, ये चीज नहीं जानते थे तुम।
ये तो जानते हो, देखो प्लाज्मा कोशिका, बी प्लाज्मा याद नहीं आ रही, प्लाज्मा बी कोशिका जिसने प्रतिरक्षी बनाई थी, याद आ रही ना, बस वही प्लाज्मा कोशिका है ना। इन्हें कार्टवील सेल कहते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है, मैंने कहा आप देखो, देखो ये इनकी कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर केंद्रक जो होता है ना, वो इस तरीके से होता है जैसे गाड़ी का पहिया होता है ना, तो कार्टव्हील मींस गाड़ी का पहिया। गाड़ी का जो पहिया जो होता है उसको हम कार्टव्हील बोलते हैं, ठीक है। तो इनको कार्टव्हील सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका केंद्रक जो होता है, उस केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ, कौन बेटा, इस केंद्रक में जो क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है वो अरिये कतार में निकलता है, अरिये कतार में व्यवस्थित होता है। किसमें, अरिये कतार में व्यवस्थित होता है। यानी ये अगर क्रोमेटिन है तो क्रोमेटिन ऐसे धागे में, ऐसे धागे में, ऐसे 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 इस तरीके से धागे में निकलता है, अरिये रूप से निकलता है, जिससे केंद्रक जो है, ये केंद्रक जो है, ये केंद्रक ऐसे लगता है जैसे पहिए के समान हो, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इनको कार्टव्हील कोशिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके केंद्रक जो होता है ना, इनका केंद्रक जो होता है वो गाड़ी के पहिए के समान होता है। इनका केंद्रक जो होता है वो गाड़ी के पहिए के समान होता है। क्यों, क्योंकि क्रोमेटिन पदार्थ इस तरीके से रेखाएं निकलती हैं, रेज निकलती है, जैसे सूरज से निकलती है ना, सूरज से, जैसे मान लो बीच में सूरज है, इससे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है अरिये दिशाओं में, ऐसे ही यहाँ पर क्रोमेटिन पदार्थ अरिये दिशाओं में निकलता है। डन, क्लियर, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी बहुत सिंपल है, कार्य क्या है बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। दूसरा बिंदु, एंटी बॉडी प्रतिरक्षिका क्या करती हैं, निर्माण करती है, प्रतिरक्षिका निर्माण करती है, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी बात, क्या करती है बेटा, ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना, इसलिए मैंने स्टार बना दिया ऑलरेडी, कि ये कार्टव्हील शेप की होती हैं, गाड़ी के पहिए के समान होती हैं, कोशिका नहीं, उनका केंद्रक होता है, ठीक है। तो ऐसी कोशिका जिनका केंद्रक इस आकृति का होता है उनको कार्टव्हील कोशिका बोल देते हैं। डन, कौन है ये, प्लाज्मा कोशिकाएं हैं। अच्छा, ये प्लाज्मा कोशिकाएं किसने बनाई बेटा, इसने बनाई, यही तो लिखा है, लिम्फोसाइट ही तो प्लाज्मा कोशिका बना रही हैं। ये प्लाज्मा कोशिका जो है इसका निर्माण कौन कर रहा है, सर प्लाज्मा कोशिका का निर्माण, ये जो प्लाज्मा कोशिका है इनका निर्माण कौन करता है, लिम्फोसाइट करती है। डन, क्लियर। आखिरी कितनी हो गई, 6 हो गई हैं ये, एफ ए बी सी डी ई एफ, 6 हो गई। सातवीं हमने टोटल 7 ही पढ़नी है, जरा देखना, टोटल 7 पढ़नी थी। फाइब्रोब्लास्ट पढ़ ली, मास्ट पढ़ ली, मैक्रोफेज पढ़ ली, एडिपोसाइट पढ़ ली, लिम्फोसाइट देख ली, प्लाज्मा देख ली, अब लास्ट रह गई है कौन सी, मीजनकाइमा सेल्स या मीजनकाइमल सेल्स। हाँ जी हाँ, मीजनकाइमल
मीजनकाइमल सेल्स, मीजनकाइमल कोशिका, अंग्रेजी में मीजनकाइमल सेल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये मीजनकाइमल सेल वैसे तो हमारे कहीं पर भी एनसीईआरटी में दे नहीं रखी है, बस हल्की सी फुल्की सी 2 बिंदु आपको बताने हैं। बेटा ये एक प्रकार की अविभेदित कोशिकाएं होती हैं, अविभेदित कोशिका होती है। और ये अविभेदित कोशिकाएं जो होती हैं ये मिलती हैं रक्त में। ये अविभेदित कोशिका कहां पर मिलती हैं? रक्त में मिलती हैं। कहां पर मिलती है? रक्त में मिलती है। अब ये रक्त में भी मिलती है और कहां पर, किसके रक्त में मिलती है? तो याद रखना ये मेरे रक्त में नहीं मिलती है, तो किसके रक्त में मिलती है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माता से जुड़ा होता है एक नाल के द्वारा, एक नली होती है जिससे जुड़ा रहता है, जिसको कैंची से काट दिया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं जिसको। नाभि रज्जु जिसको बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रज्जु का मतलब धागा जो नाभि से जुड़ा रहता है। ठीक है, बच्चे की नाभि से, उसको बाद में काट दिया जाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है, उस ब्लड में मिलती है कौन? ये मीजनकाइमा स्टेम सेल। और जो भ्रूण जो होता है या शिशु जो होता है उसके यकृत में भी मिलती है। तो याद रखना किसमें? भ्रूण के यकृत में भी पाई जाती है। ठीक है, तो बस ये एक एक्स्ट्रा चीज है, अगर आपसे याद ना हो तो छोड़ देना, अभी सिर्फ इतना याद रखना, मीजनकाइमल स्टेम सेल्स, इनका नाम ही क्या होता है? मीजनकाइमल स्टेम सेल्स बोलते हैं हम इनको, मीजनकाइमा स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का मतलब अविभेदित कोशिका, पहले आपको पूरा बता चुका हूं। अविभेदित कोशिका जो रक्त में मिलती है, किसके रक्त में मिल रही है ये मैंने आपको बता दिया है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, नाभि रज्जु जो होता है उसके रक्त में, और भ्रूण के यकृत में भी मिलती है। ये थी टोटल 7 कोशिकाएं जो यहां पर मेरे को आपको बतानी थी बेटा। ये टोटल 7 कोशिकाएं हैं जो इस ऊतक के भाग के अंतर्गत आती हैं। ये 7, जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट। डन। अब ये कोशिका क्या निकालेंगी? तंतु निकालेंगी। भाई यही कोशिका ने तंतु भी निकाले, यही कोशिका ने आधात्री भी निकाली। आधात्री मैंने आपको बता दिया क्या है? एक तरलीय भाग है, एक लिक्विड है जो किससे बना हुआ है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। म्यूकोपॉलीसेकेराइड ये मैंने पहले भी बताया आपको, हाइलोयूरोनिक एसिड से बना हुआ है। डन। अब बचा है सर ये 3 तंतु। आइए इन 3 तंतुओं को भी पढ़ लेते हैं। यहां पर 7 तो कोशिका हमने पढ़ ली है, अब बचे हैं कौन? तंतु। फाइबर्स, ठीक है। क्या पढ़ने बेटा? हमें फाइबर्स पढ़ने हैं, यानी तंतुओं की हम बात करने वाला है। ठीक है, टोटल कितने प्रकार के तंतु हैं? बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं 3 प्रकार के तंतु है। सबसे पहला जो तंतु हम पढ़ेंगे यहां पर वो है बेटा जी हमारा श्वेत तंतु। श्वेत तंतु सर ये कौन सा तंतु है? कोलेजन फाइबर। ठीक है, आपने भाई साहब यहां पर जरा सोचे, अंग्रेजी में 3 यहां पर फाइबर लिखे थे, यहां पर
कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर लिखा था ना, हिंदी में भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला जो कोलेजन फाइबर जो थे, इन कोलेजन फाइबर को हम क्या बोलते हैं? श्वेत तंतु बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके यहां पर बिंदु पढ़ेंगे। आइएगा, सबसे पहला बिंदु श्वेत तंतु के बारे में। देखिए, ये तंतु जो होते हैं ये कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं और सफेद रंग के होते हैं। सर समझ नहीं आया। देखिए, ये एक फाइबर है, ये एक तंतु दिख रहा है, ये धागे नुमा संरचना दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है ना। तो सबसे पहला बिंदु श्वेत तंतु, ये सफेद रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? सफेद रंग के होते हैं। और कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन बेटा जी? आपके श्वेत तंतु। दूसरा बिंदु, अब कोलेजन प्रोटीन जो है ये पूरे प्राणी जगत में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन है, याद रखना। संपूर्ण प्राणी जगत में मैक्सिमम मिलने वाला प्रोटीन, संपूर्ण प्राणी जगत की बात कर रहा हूं, एनिमल्स की बात कर रहा हूं, प्लांट्स की नहीं। संपूर्ण प्राणी जगत में मिलने वाला सर्वाधिक प्रोटीन जो है कौन सा है बेटा? याद रखना, कोलेजन है। कोलेजन, ठीक है। तो याद रखना, कोलेजन प्रोटीन पूरे प्राणी जगत में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन एनिमल्स के अंदर कौन सा होता है? कोलेजन होता है। भूल ना जाइएगा। सिंपल से दो बिंदु समझ में आ गए। क्या? कि भैया श्वेत तंतु कोलेजन फाइबर क्या होते हैं? साहब ऐसे फाइबर जो कैसे रंग के होंगे? सफेद रंग के होंगे। ठीक है सर, पहला बिंदु सफेद रंग के होंगे। और किससे बने हुए हैं? कोलेजन फाइबर जो है वो कोलेजन प्रोटीन से बने हुए। कौन से प्रोटीन से बने हुए हैं? कोलेजन प्रोटीन से बने हुए हैं। कोलेजन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन जो पूरे प्राणी जगत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो प्रोटीन है। ठीक है जनाब, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब आगे, अब बात आ रही है पूरे एक मानव शरीर का, या मैं बोलूंगा पूरे कोई भी प्राणी के अंदर जितने भी संयोजी ऊतक मिलेंगे उसका 1/3 भाग कोलेजन तंतु बनाते हैं। क्या? तीसरा बिंदु, संपूर्ण संयोजी ऊतक का 1/3 भाग जो है, 1/3 भाग कोलेजन तंतु बनाते हैं। याद रखना, भूल ना जाइएगा। यानी जितना भी आप संयोजी ऊतक पढ़ोगे उस पूरे संयोजी ऊतक का 1/3 प्रोटीन जो है वो कौन बना रहे हैं? आपके कोलेजन तंतु निर्मित करते हैं। ठीक है, सिंपल सा था। चौथा बिंदु, इन तंतुओं का अगर आपको पाचन कराना है तो किसके द्वारा होता है? एक एंजाइम के द्वारा होता है जिसका नाम है पेप्सिन। इनका पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा या एंजाइम से हो जाता है। क्या बोला बेटा हमने? इनका पाचन जो है ना वो पेप्सिन एंजाइम से हो जाता है। इनका पाचन जो है वो किससे होता है? पेप्सिन एंजाइम से हो जाता है।
याद रखिएगा, इनका पाचन किससे हो जाता है? पेप्सिन एंजाइम इनको तोड़ देता है। किसको? इन प्रोटीन्स को, सॉरी हाँ, इन कोलेजन के जो प्रोटीन्स हैं इनका पाचन किससे हो जाता है? पेप्सिन एंजाइम से हो जाता है। ठीक है, अगर इनको उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, पानी में बॉईल किया जाता है, तो ये घुल जाते हैं। इन्हें गर्म जल में उबाला जाता है तो ये घुल जाते हैं, तो ये जल में घुल जाते हैं। समझ में आ गया? सिंपल, जैसे आपने पानी लिया गरम, उसके अंदर आपने ये कोलेजन फाइबर डाल दिए, कोलेजन के प्रोटीन डाल दिए, पानी को उबाला, जैसे उबालेंगे उसमें ये घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, सो ये 5 बिंदु सिंपल से याद रखने हैं, खत्म, बस इतना सा था। तो तंतुओं की बात कर रहे थे। सबसे पहला तंतु जो था बेटा, याद रखना है आपने, भूलना नहीं है। सबसे पहला तंतु जो है वो है हमारा कोलेजन फाइबर। सफेद रंग के होते हैं, कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। एक ऐसा प्रोटीन जो पूरे प्राणी जगत में सबसे ज्यादा मिलता है। पूरे संयोजी ऊतक का 1/3 हिस्सा यानी 1/3 भाग जो है पूरे संयोजी ऊतक का कौन बनाते हैं? कोलेजन तंतु बनाते हैं, श्वेत तंतु बनाते हैं। इनका पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम से हो जाता है और इनको गर्म पानी में रखेंगे, बॉईल करेंगे तो ये पानी में घुल जाते हैं। डन। चलिए जी, कितने हो गया? पहला ही तो हुआ, अभी दूसरा। ऐसे दिए नंबरिंग, ठीक है, ए फिर बी। दूसरा जो है उसका नाम है बेटा जी हमारा पीत तंतु। पीत तंतु, ठीक है, इसको हम पीत प्रत्यास्थ तंतु कहते हैं। पूरा नाम है पीत प्रत्यास्थ तंतु, अंग्रेजी में बोलते हैं येलो इलास्टिक फाइबर। पीत प्रत्यास्थ तंतु, येलो इलास्टिक फाइबर इनका नाम है। ठीक है, अब वही बिंदु दर बिंदु चीजें आपने पढ़नी है। सबसे पहला कि भैया ये किससे बने होते हैं? सोचो, इससे पहले वाले किससे बने हुए थे? कौन से रंग के थे और कौन से प्रोटीन से बने हुए थे? ये पहला पॉइंट था ना। यहां पर भी यही होएगा कि कैसे रंग के होते हैं और किस प्रोटीन से बने होते हैं। तो याद रखना, ये पीले रंग के होते हैं और इलास्टिन, और यहां लिखता हूं, और इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बोला? बहुत सिंपल सा। कैसे रंग के होते बेटा? पीले रंग के होते हैं और इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। सिंपल सा। दूसरा, अब नाम में देखो इलास्टिन आ रहा है। इलास्टिन आपने देखा होगा पेंट के अंदर या कपड़ों में लगा होता है, इलास्टिक लगा होता है, जिसकी क्षमता होती है फैलने की, सिकुड़ने की। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो ये वो तंतु हैं जो फैल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इनमें प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी पाई जाती है।
क्या पाई जाती है इनमें? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी इनमें पाई जाती है, भूल मत जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा ध्यान से सुनिएगा। इनका पाचन, देखिए इनका पाचन किससे हो रहा था? पेप्सिन से। इनका पाचन जो है ट्रिप्सिन से होता है। इनका पाचन किससे होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है। किसके द्वारा हो जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा इनका क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। तो याद रखना है। बताइए क्या ये 3 बिंदु याद रहेंगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चौथा, अगर इनको गर्म किया जाता है तो ये नहीं घुलते हैं, याद रखना। ये गर्म जल में नहीं घुलते हैं। सिंपल सा बिंदु है। क्या बोला हमने कि भैया गर्म पानी में अगर रखेंगे इनको तो ये नहीं घुलेंगे। हाँ, इनको अगर गर्म पानी में रखते हैं तो ये घुल गए थे, यानी ये घुलनशील होते हैं गर्म पानी में, ये नहीं होते हैं। इनका पाचन पेप्सिन से हो रहा था, इनका पाचन ट्रिप्सिन से होता है। ये सफेद रंग के थे, ये पीले रंग के हैं। वो कोलेजन प्रोटीन से बने हुए थे, ये इलास्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं। बताइए, इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलें आगे, आइए आगे बढ़ते। ये हमारे 2 तंतु हो चुके हैं। आखिरी तीसरा जो है उसका नाम है रेटिक्युलिन तंतु या रेटिकुलर फाइबर। जालिका तंतु बोलते हैं, जालिका तंतु, रेटिक्युलर फाइबर। ठीक है जी, कौन सा? जालिका तंतु, रेटिकुलर फाइबर। तीसरा फाइबर है, तीसरा तंतु है। 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा? श्वेत तंतु, उसके बाद पीत प्रत्यास्थ तंतु यानी कोलेजन फाइबर, और फिर येलो इलास्टिक फाइबर। अब तीसरा जो है वो है रेटिकुलर फाइबर। अब बिंदु दर बिंदु। सबसे पहला बिंदु बेटा फर्स्ट, ये बने होते हैं रेटिक्युलिन प्रोटीन से। क्या बोला हमने? ये रेटिक्युलिन प्रोटीन से बने होते हैं। कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? रेटिक्युलिन से। और ये जो फाइबर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा शाखित होते हैं, अत्याधिक शाखित होते हैं, अत्याधिक शाखित होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा शाखित होते हैं, और इन्हीं बहुत सारी शाखाओं के कारण ये जाल बनाते हैं, जिससे जाल जैसी संरचना बनती है। जाल जैसी संरचना बनती है। क्या बोला? फिर से सुनो। क्या ये अत्याधिक कैसे होते हैं? शाखित होते हैं, जिससे एक जाल जैसी संरचना बनती है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? जालिका तंतु, रेटिकुलर फाइबर्स बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा था। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, तीसरा बिंदु।
मतलब इस तरीके से ना ये शाखाएं निकल रही हैं, ये शाखाएं निकल रही है, शाखाएं निकल रही हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा शाखित होते हैं। और क्या कौन से प्रोटीन से बने हुए हैं? रेटिकुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, याद। चलो जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब आगे, अब बात आ रही है क्या इनमें प्रत्यास्था होती है? नहीं। इनमें इलास्टिसिटी होती है? नहीं। इनमें प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी नहीं होती। इससे पहले वाले में थी, नाम में ही वहां पर इलास्टिक आ रहा था। और श्वेत में होती है, बहुत मामूली होती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मामूली। इनमें तो होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, ये कहां पर मिलते हैं बेटा? ये हमारे जो लसिका अंग जो होते हैं वहां पर मिलते हैं। लसिका अंगों में उपस्थित होते हैं। कहां पर उपस्थित होते हैं? जो हमारे लसिका अंग होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं। किसमें? जैसे हमारे अंदर प्लीहा में। कहां पर? हमारे अंदर प्लीहा नामक संरचना होती है, स्प्लीन, उसमें। हमारे अंदर लसिका गांठ होती है। हमारे अंदर लसिका गांठ होती है, हमारे अंदर प्लीहा होती है, स्प्लीन होती है। वहां पर मिलते हैं कौन? ये जालिकावत तंतु यानी जालिका तंतु, रेटिकुलर फाइबर्स। इनमें प्रत्यास्था नहीं होती है, शाखित होते हैं बहुत ज्यादा, और रेटिकुलिन प्रोटीन से ये बने होते हैं। बताइए, यहां तक की बात मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई है। तो कुल मिलाकर बेटा जी हमने इस संयोजी ऊतक में क्या क्या बातें कर ली है बेटा? हमने इस संयोजी ऊतक में सीधा सीधा बोला कि भैया ये संयोजी ऊतक है, 3 चीजों से बना हुआ था, जिसमें हमने सारी कोशिका देख ली, हमने फाइबर्स देख लिए, हमने ये सीधा ये मैट्रिक्स आधात्री, ये एक तरल है, तरल जो होता है उसको आधात्री बोलते हैं। ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? आपका संयोजी ऊतक। यानी हमने संयोजी ऊतक के भाग पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं? संयोजी ऊतक के भाग पढ़ लिए, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें संयोजी ऊतक के प्रकार पढ़ने हैं। किसकी बात करेंगे अब? इसके बाद अगला जो टॉपिक जो आएगा वो आएगा संयोजी ऊतक के प्रकार। अब यहां पर जब आप देखते हैं ये हमारा वर्गीकरण है किसका? संयोजी ऊतक का। ये दिख रहा है आपको, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार के हैं प्रॉपर जो है, लूज, डेंस। लूज के 2 प्रकार, एरियोलर, एडिपोज। डेंस जो है वो बना हुआ व्हाइट फाइब्रस कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू जो रेगुलर, इरेगुलर है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो 2 प्रकार के, स्केलेटल और फ्लूइड। स्केलेटल फिर 2 प्रकार के, बोन, कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार के, ब्लड और लिम्फ। तो ये है वर्गीकरण किसका? संयोजी ऊतक का। तो आइए अब एक बार हम संयोजी ऊतक का वर्गीकरण जरा हिंदी में भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा। हाँ जी, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बेटा 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार है संयोजी ऊतक के? 2 प्रकार है। हाँ जी, कितने प्रकार है बेटा? संयोजी ऊतक के 2 प्रकार हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं?
सबसे पहला जो है उसको हम बोलते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है। यह सिंपल वास्तविक संयोजी ऊतक लिखूं पूरा, चलो लिख देते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है। तो पहला है बेटा हमारा वास्तविक संयोजी ऊतक, और दूसरा जो है उसका नाम है बेटा जी, याद रखना, पहला है हमारा वास्तविक, दूसरा है विशिष्ट संयोजी ऊतक। विशिष्ट संयोजी ऊतक। तो दो प्रकार है हमारे किसके, संयोजी ऊतक के, एक है वास्तविक संयोजी ऊतक और एक है विशिष्ट संयोजी ऊतक, ठीक है। जरा देखो इनको अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। क्या बोला बेटा हमने यहां पर इसको, जो दूसरा वाला है विशिष्ट संयोजी ऊतक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये दो प्रकार हैं दोस्त, किसके दो प्रकार हैं यहां पर, किसके दो प्रकार है बेटा यहां पर, हमारे संयोजी ऊतक जो है, इस संयोजी ऊतक के दो प्रकार हैं, याद रखने हैं। डन, कोई तकलीफ नहीं थी, दो प्रकार, अभी जस्ट नाम बता रहा हूं यार, अभी आपने डिटेल में थोड़ा ना पढ़ा है। दो प्रकार है किसके, आपके यहां पर संयोजी ऊतक के। अब इसमें जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संयोजी ऊतक, फिर पढ़ेंगे विशिष्ट संयोजी ऊतक। तो हेडिंग डालता हूं वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक, क्या बोलते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक। अंग्रेजी में क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है जी, ओके। अब इसके हम प्रकार देखेंगे, किसके प्रकार देखेंगे बेटा, वास्तविक संयोजी ऊतक। अब इधर देख, वास्तविक संयोजी ऊतक आपके दो प्रकार के हैं, एक है ढीले संयोजी ऊतक और एक है सघन संयोजी ऊतक। एक है ढीले संयोजी ऊतक और एक है सघन संयोजी ऊतक। ढीले संयोजी ऊतक और सघन संयोजी ऊतक।
सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इनको हम बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये दो प्रकार है। किसके दो प्रकार हैं दोस्त? आपके वास्तविक संयोजी ऊतक जो है इसके दो प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। कौन कौन सा? एक ढीला संयोजी ऊतक, यहां पर भी लिख देता हूं, और एक सघन संयोजी ऊतक। ठीक है, अब जो ढीला संयोजी ऊतक है इसके एग्जाम्पल क्या हैं? और सघन संयोजी ऊतक जो होते हैं इसके भी फिर दो प्रकार होते हैं। इसके दो दो आपने याद रखने हैं प्रकार। आपने ढीले संयोजी ऊतक के दो प्रकार याद रखने हैं। एक है बेटा जी यहां पर अंतराली ऊतक, अंतराली ऊतक जिसको हम एरियोलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियोलर टिश्यू कहते हैं। और एक है वसा ऊतक जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। सर हम पढ़ चुके हैं? यस। याद कर, तूने नहीं पढ़ा था वसा में ऊतक? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था दोस्त? पढ़ा था ना। तो ये दो प्रकार थे बेटा जी। किसके दो प्रकार है? ये दो उदाहरण बोल दीजिए। किसके दो उदाहरण हैं दोस्त? ये दो उदाहरण हैं आपके ढीले संयोजी ऊतक के। अब सघन संयोजी ऊतक जो है ये फर्दर दो प्रकार का होता है। ये फिर से दो प्रकार के होते हैं। अब इसके दो प्रकार हैं। किसके? सघन संयोजी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं? एक होता है आपका नियमित सघन संयोजी ऊतक, नियमित सघन संयोजी ऊतक। और एक होते हैं अनियमित सघन संयोजी ऊतक। ठीक है, तो दो प्रकार हैं किसके बेटा? आपके सघन संयोजी ऊतक के दो प्रकार है, एक नियमित और एक अनियमित। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इसको हम बोलते हैं डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो दो प्रकार है आपके टोटल किसके, सघन संयोजी ऊतक के। एक है रेगुलर नियमित और एक है इर्रेगुलर अनियमित। ठीक है जी, अब यही चीज यहां पर देख, डेंस के दो प्रकार होते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर, जो कोलेजन तंतुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कोलेजन तंतुओं से बने होते हैं। दो प्रकार होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। सो ये तो हमने वर्गीकरण किया है किसका, वास्तविक संयोजी ऊतक। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट संयोजी ऊतक। अब ये विशिष्ट रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इसको हम बोलते हैं डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो दो प्रकार है आपके टोटल किसके, सघन संयोजी ऊतक के। एक है रेगुलर नियमित और एक है इर्रेगुलर अनियमित। ठीक है जी, अब यही चीज यहां पर देख, डेंस के दो प्रकार होते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर, जो कोलेजन तंतुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कोलेजन तंतुओं से बने होते हैं। दो प्रकार होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। सो ये तो हमने वर्गीकरण किया है किसका, वास्तविक संयोजी ऊतक। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट संयोजी ऊतक। अब ये विशिष्ट संयोजी ऊतक के भी फिर दो प्रकार, एक कंकालीय विशिष्ट संयोजी ऊतक, एक तरलीय विशिष्ट संयोजी ऊतक। कंकालीय के दो उदाहरण अस्थि, उपास्थि, और दो होते हैं कंडरस, स्नायु भी होते हैं। और तरलीय के दो उदाहरण ब्लड और लिम्फ, रक्त और लसिका। बस ये कनेक्टिव टिश्यू इसी तरीके से क्या होता है, वर्गीकृत होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है संयोजी ऊतक। ये जो दो प्रकार जो हैं, इसमें से मैं ये हटा दूं, ये तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है ना। ये दो प्रकार है। अब इन दोनों प्रकार में अंतर क्या है, सबसे पहला देखो, संयोजी ऊतक किससे बना हुआ था सर, हमने बात करी संयोजी ऊतक जो है तीन चीजों से बना हुआ है, कोशिका, वही कोशिका जिसने क्या निकाला, आधात्री, और वही कोशिका जिसने क्या निकाला, तंतु, है ना। तो सिर्फ तीन चीजें हैं, सिर्फ ये तीन चीजें हैं, सिर्फ ये तीन चीजें अगर मिलती हैं किसी संयोजी ऊतक में, सिर्फ तीन चीजें मिल रही हैं। एक तो कोशिकाएं मिल रही हैं, और वही कोशिका जिसने क्या निकाले, तंतु, वही कोशिका जिसने क्या निकाली, आधात्री। अगर सिर्फ ये तीन चीजें मिलेंगी तो ऐसे संयोजी ऊतक को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक, रियल, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें सिर्फ ये तीन चीजें मिल रही हैं। अब इन तीन के अलावा अगर कुछ मिलेगा, क्या क्या, कोशिका प्लस तंतु प्लस आधात्री, है ना। इन तीन के अलावा अगर कुछ मिलता है, कौन मिलता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ ये, इन तीन के अलावा कुछ भी अगर मिलता है संयोजी ऊतक में, तो ऐसे संयोजी ऊतक को हम क्या बोलेंगे कि विशेष है। विशेष का मतलब जिसमें जो कोशिका जिसने तंतु तो निकाला, कोशिका जिसने आधात्री भी निकाला, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर मिलती हैं, क्या मिलेंगी, जिज्ञासा बढ़ गई ना, क्या मिलेंगी, जब आएगा तब बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, इन तीन के अलावा और कुछ भी अगर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं विशिष्ट संयोजी ऊतक। सिर्फ ये तीन मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक। तो पहले तो मीनिंग अपने दिमाग में क्लियर करो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब
पहले हम ये पढ़ेंगे फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे यार, क्या यहां पर मिलेगा जिससे ये विशेष हो जाती है, तो देखेंगे भाई साहब। ठीक है, आइएगा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वास्तविक संयोजी ऊतक। हमने बोला वास्तविक संयोजी ऊतक जो है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक है ढीले और एक है सघन। अब ये क्या मतलब था दोस्त, इधर देखना, मान लो ये दोनों संयोजी ऊतक हैं, किससे बने हुए हैं दोस्त, मैंने तुमसे क्या बोला था, कोशिकाओं से बने होते है ना। वैसे तो देखकर भी आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि जो दो प्रकार मैं आपको बताने वाला हूं, जिनके नाम से ही आइडिया लग गया होगा वैसे तो आपको, फिर भी कोई बात नहीं। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। बाकी आपका आधात्री यहां पर मिल रही है। ठीक है, और इधर भी हाँ जी। अब जरा सोचिए यहां पर ये कौन है सर, ये है कोशिका, और इधर भी ये कौन है, कोशिका है। डन, ओके सर। ये कोशिका और ये भी कोशिका, ठीक है। ये लाल लाल कौन है, तंतु, इधर भी लाल लाल कौन है, तंतु है, ठीक है जनाब। आधात्री, आधात्री, ठीक है जी, ठीक है। तो दोनों प्रकार के ऊतक में आधात्री भी है, दोनों प्रकार के ऊतक में तंतु भी है, दोनों प्रकार के ऊतक में कोशिका भी है। लेकिन जरा सोचिए इनमें से कौन सी संरचना तुमको ढीली ढाली है और कौन सी सघन डेंस मिल रही है। इन दोनों में से कौन सी ढीली संयोजी ऊतक है और कौन से सघन संयोजी ऊतक हैं, देखने से पता लग रहा है ये ढीले संयोजी ऊतक होंगे और ये कैसे होंगे, सघन, भरे पड़े हैं ना, जगह ही नहीं है, सघन संयोजी ऊतक है। बताइए, इस डायग्राम से पहले तो क्रिस्टल क्लियर हो गया, मीनिंग समझ में आ गया कि ढीले कौन से होते हैं, सघन कौन से होते हैं, ये चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब बात आ रही है यहां पर, सबसे पहले ढीले के दो प्रकार हैं, अंतराली और वसा, जिसमें से वसा हम पूरा पढ़ चुके हैं, बचा है क्या, अंतराली। तो अंतराली रह गया है, ये नियमित अनियमित ये दो रह गए हैं। ये बाकी सारी चीजें जो हैं बेटा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा हमारा ये कंप्लीट कर देंगे। क्या ये तो करेंगे ही करेंगे, कौन सा, वास्तविक संयोजी ऊतक तो कर ही देंगे, जो विशिष्ट रह गया है उस विशिष्ट को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कितना हो जाता है, ठीक है। तो विशिष्ट जो है ये वाला, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी आज इतना ही करेंगे दोस्त, अभी समय हुआ है बेटा आपके क्विज का,
पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। भूरी वसीय कोशिकाएं रखती हैं। जो भूरी वसीय कोशिकाएं थी उनमें क्या होता है? केवल एक वसीय कणिका होती है, वसीय कणिका अनुपस्थित होती है, एक से अधिक वसीय कणिका होती है, केंद्रक परिधि पर होता है। सोचिए, भूरी वसीय कोशिकाएं जो थी, रिपीट भी कराया था आज और पिछले लेक्चर में भी बताया है, भूरी वसीय कोशिकाएं जो होती है उनमें कौन सी परिस्थिति मिलेगी इन ऑप्शंस में से? दूसरा प्रश्न, हिस्टियोसाइट्स जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। पहला ऑप्शन भक्षण के द्वारा, दूसरा एंटीटॉक्सिन्स के उत्पादन द्वारा, तीसरा एंटीबॉडीज के उत्पादन द्वारा, चौथा एंटीजन के उत्पादन द्वारा। हिस्टियोसाइट्स जीवाणु को नष्ट करती हैं। पहले तो सोचो हिस्टियोसाइट्स क्या थी और फिर वो जीवाणु को नष्ट कर रही थी, कौन सी प्रक्रिया से? चलो जी, टाइमर हुआ समाप्त। देखते हैं बेटा यहां पर पहला प्रश्न। भूरी वसीय कोशिका, देखिए एक थी श्वेत सफेद जिसमें एक बड़ी सी वसा की गोली का कणिका थी। भूरी कैसी थी? छोटी 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 कई सारी कणिकाएं, कई सारी गोलियां मिल रही थी। तो एक से अधिक क्या मिल रही थी? वसा की कणिकाएं मिल रही थी। आंसर क्या होगा? सी। दूसरा, हिस्टियोसाइट जीवाणु को नष्ट कर रही थी। हिस्टियोसाइट्स क्या थी बेटा? हिस्टियोसाइट्स क्या थी? मैक्रोफेज का, महाभक्षाणु कोशिका का दूसरा नाम क्या था? हिस्टियोसाइट्स था। याद आ रहा है? नहीं याद आ? दिखाऊं? अरे देखो यार, ये देखो, ये देख, लिखा हुआ है हिस्टियोसाइट्स, लिखा हुआ। कौन है हिस्टियोसाइट्स? मैक्रोफेज, लिखा हुआ है ना, बस। तो हिस्टियोसाइट जीवाणु को नष्ट कर रही थी, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? भक्षण के द्वारा। खत्म, सीधी सी बात है, खत्म। ये थे दो प्रश्न बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। किसको? हमारे संयोजी ऊतक को। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। बाय बाय।